Welcome back to Nansru classes, and this is Nainshri, and today I will discuss with you all the current affairs of 13 July. But before starting the video, I want to say you that if you have any doubt then please ask me in the comment section. और अगर आपका कोई सजेशन भी है वीडियो से रिलेटेड तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। आज के जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और जो है वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। और कोई भी डाउट होता है तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जिन्होंने जो महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें फिर से शामिल होने का फैसला किया है। सो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2022 सीजन में लागू करने का फैसला किया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश ने जो आपके ये जो योजना है जिसका नाम है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको जो है लागू करने के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया है कि खरीफ 2022 में ये इसको जो है लागू करेंगे, इस सीजन में इसको लागू करेंगे इस योजना को। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो आंध्र प्रदेश है ये आपके इंडिया में सबसे अधिक आबादी की दृष्टिकोण से 10th नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 10th पर आता है। फर्स्ट पर आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पर 10th वहाँ आप याद रखना कि 10th नंबर पर हमारा क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल जी हैं उनका नाम आप लोग याद रखना, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल आप सभी को पता होगा, अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। याद रखिएगा, जगन मोहन रेड्डी साहब कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हैं आपके आंध्र प्रदेश के। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूं कि जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, वो भी एकदम क्लियरली मेंशन करनी है आपको अपनी कॉपी में। सो इस उसमें मत रहना आप लोग कि मुझे ये चीज़ें नोट नहीं करनी है, आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर मैंने करंट पढ़ाने का डिसीजन लिया है तो उसके पीछे बस यही था कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, एंड किस तरीके से आपसे अन्य तरीके भी जो आपके हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को पूछने के। सो उद्देश्य मेरा यही है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने आपका ये जो गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट है ये किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा, डी गुकेश। इन्होंने जो है ये जो है जीता है टूर्नामेंट। तो आप लोग याद रखिएगा, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। तो डी गुकेश जो है आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक। ये आपके भारत के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश साहब। सो याद रखिएगा इनके बारे में। है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आपसे परीक्षा में इस क्वेश्चन की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो क्वेश्चन आपसे ये है कि महाराष्ट्र के महामेट्रो, तो एक तो देखो ये महामेट्रो हो गए, और दूसरा कौन सा ऐसा है जिसको एशिया में सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट के निर्माण के लिए 10 जुलाई 2022 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आपने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम सुना होगा, एट द सेम टाइम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी नाम सुना होगा। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। आपको ये बताना है कि किस और को ये जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्हें जो है एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट के निर्माण के लिए जो है ये इनको जो है रिकॉर्ड्स, ये जो प्रमाण पत्र है ये बेसिकली इनको प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पर इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि ये एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट हैं। कौन से हैं? एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट हैं, ठीक है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि उड़ीसा का जो MSME विभाग है इसको राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप कनेक्ट रह पाएँ चीज़ों से। तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो MSME है, MSME को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। क्या कहते हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। तो आपको यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में सारी चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है, तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि उड़ीसा का जो MSME है, उड़ीसा के MSME विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में फर्स्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ के MSME को जो है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में फर्स्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा कि इनको प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। सो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में डेल्टा रैंकिंग जो है आपकी, इस डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा आपका राज्य रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सेकंड, क्योंकि झारखंड ने जो है ये कर दिखाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में डेल्टा रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान है वो आपके झारखंड को प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के आने की भी, सो याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को भी। सो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, नारायणन कुमार, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इन्होंने नारायण कुमार जी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जापान सरकार द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। सो आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने बेसिकली जो है इनका ये जो योगदान रहा है वो जापान और भारत के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं उन आर्थिक संबंधों को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए और उसमें योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। और ये जो नारायणन कुमार जी हैं ये बेसिकली आपके इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स लिखा हुआ है, कॉमर्स मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो आपके नारायण कुमार जी हैं बेसिकली इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। किसके अध्यक्ष हैं? इसको आपको याद रखना है, इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जापान और भारत के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इनको ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है जापान सरकार द्वारा। इसको आपको ज़रूर से याद रखना है कि ये जो आपका ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये आपके जापान सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए तो याद रखना है जापान सरकार द्वारा, अगर ऑप्शन में हो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तो आपको एटलीस्ट याद रहे कि ये जापान सरकार द्वारा जो है अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आ रहा है देन प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर कोई भी आपका सजेशन है देन प्लीज़ उस सजेशन को दीजिए। आप ये मत सोचिए कि सामने हमें जो गाइड करने वाला है उसको बुरा लगेगा। यहाँ पर नैनश्री है सामने, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। कोई भी आपका जेन्युइन सजेशन है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है देन डेफिनेटली आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन आपको डाउट में नहीं रखना है, एक ही बार में सिलेक्शन आपको पाना है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। अपने रूम में सामने लिख के रख लीजिए कि पहली बार में ही आपको सिलेक्शन लाना है, यानी कि पहली बार और सिलेक्शन पार, बस आपको ये सोचते जाना है और यही करते रहना है।
दिन में आप 1 काम करें, 2 काम करें, 4 काम करें, चाहे 10 काम करें, बस आपको इस तरीके से लगन से और मेहनत से करना है ना कि बस वही काम आपको करना है, ठीक है। सो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैम बहुत बातें करते हो आप। तो क्वेश्चन है आपका कि प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका 12 जुलाई 2022 को निधन हो गया है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो निधन वाले क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ होते हैं याद रखने में, लेकिन जब कभी भी आपके जो अवार्ड से सम्मानित होते हैं, जो भारत के सबसे अच्छे पुरस्कार सम्मानित जो पुरस्कार होते हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई पर्सन है देन हमें उस पर्सनैलिटी को ज़रूर याद रखना होता है। सो यहाँ पर एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, एट द सेम टाइम इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो है आपके अवधेश कौशल जी हैं, ठीक है। यहाँ पर वाह नहीं है, यहाँ पर वाह है, ठीक है। तो अवधेश कौशल जी जो हैं एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार की ओर से, और इनका निधन हो गया है, ठीक है। अब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनका योगदान बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 1980 के दशक में मसूरी में खनन गतिविधियां हो रही थी बेसिकली, तो उन गतिविधियों को समाप्त करने का श्रेय बेसिकली इन्हीं को जाता है। तो एज ये जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, जैसे मुझे बोलना रहता है कि सोशल वर्कर, और फिर हिंदी का भी साथ में एकदम माइंड में स्ट्राइक कर जाता है, तो ऐसा लगता है मिक्स हो गया हो। खैर कोई नहीं, आपको समझ में आता है ना, इतना ही बहुत है मेरे लिए। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। मैंने आपको पहले वीडियो से बताया है करंट वाले में कि जब कभी भी फर्स्ट की बात की जाती है, चाहे वो फर्स्ट विमन हो या फिर फर्स्ट मैन हो या फिर फर्स्ट आपके जो हैं स्टेट की बात की जाए, किसी भी आपकी पॉलिसी के अंतर्गत या फिर किसी भी चीज़ के अंतर्गत, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है इनको लागू करने की प्रक्रिया जो है इन्होंने इनिशिएट कर दी है। तो उस राज्य का नाम बताना है जिन्होंने ये प्रोसेस जो है इनिशिएट कर दी है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये कर दिखाया है। अभी आपका ये होमवर्क है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था एंड किस स्टेट से टूटकर आपका उत्तराखंड बना था, कितने जिलों को टूटकर उत्तराखंड को बनाया गया था, ये आपका होमवर्क है। कुछ लोग हैं जो रेगुलरली कमेंट में आंसर देते हैं, जैसे सौरभ सर हैं, वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन अगर मैं अराइज करती हूँ तो वो हमेशा उसका आंसर देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाइए, उससे पता चलता है कि उन सर की तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा करते रहिए, बताया करिए जो भी क्वेश्चन है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए, इससे आपकी तैयारी इंप्रूव होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, मैं यहाँ लिख देती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी, ये जो हैं यहाँ के बेसिकली मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपने राज्य भर में आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका, क्या बाल वाटिका, इसको आपको पूरा लिखना है कि बाल वाटिका का उद्घाटन किया है। और इस बाल वाटिका का उद्घाटन करके इस प्रक्रिया जो आपकी नई शिक्षा नीति है इसको इन्होंने जो है शुरुआत की है। इसको आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाल वाटिका का उद्घाटन आंगनबाड़ी केंद्रों में किस सरकार के द्वारा किया गया, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। एंड उत्तराखंड की कैपिटल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो आपकी गर्मी के टाइम जो कैपिटल होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, तो थोड़ा सा नाम डिफरेंट है बट आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ की जो गर्मी के टाइम जो कैपिटल है वो है भरारी सेण, ठीक है, भरारी शेर। फिर आती है बात शीतकालीन की, तो शीतकाल में कौन होता है, शीतकाल में कौन होता है, शीतकाल में होता है आपका देहरादून, ठीक, देहरादून बहुत ही अच्छी सिटी है। यहाँ पर आप कभी टाइम मिले तो घूमने ज़रूर जाइएगा। हालांकि मैं गई नहीं हूँ, बस ऐसे ब्लॉग में देखा है, ब्लॉगर्स को देखा है मैंने। तो याद रखिएगा कि इनकी जो गर्मियों में जो कैपिटल रहती है वो कौन सी रहती है, तो भरारी सेठ रहती है और शीतकाल में देहरादून रहती है, ठीक है।
क्वेश्चन है आपसे कि भारत में औषधि महानियंत्रक ने किसके खिलाफ देश में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एंड आपको ये बताना है कि भारत में औषधि महानियंत्रक जो हैं उन्होंने किसके खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 4th नंबर वाला, सर्वाइकल कैंसर। देखिए लड़कियां जितनी भी इस वीडियो को देख रही हैं वो थोड़ा सा सजग हो जाएं, बिकॉज ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है विमेंस पर। सो आप लोग थोड़ा सा अपनी जो आपके रूटीन है उसको सुधारिए, और जो मेडिटेशन वगैरह होता है, एक्सरसाइज वगैरह होता है, उसको कंटिन्यू करिए अपने डेली रूटीन में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखिएगा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका जो जिसको भारत में औषधि महानियंत्रक कहा जाता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर लिख देती हूँ आपको ताकि याद रहे कि ये किसकी बात की जा रही है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो हैं आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC2170 पेश की है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल की बात की जा रही है। मैं आपको बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ कि जब कभी भी फर्स्ट की बात आती है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आपको बताना है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल जो कि आपकी कौन सी है, वो है आपकी NMC2170। एक तो पहले आपको ये याद रखना है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो लिथियम आयन सेल है उसका नाम क्या है, NMC2170। अब बात आती है कि ये जो है आपकी सेल, जो लिथियम आयन सेल है, ये किसने पेश की है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो ओला इलेक्ट्रिक है ये बेसिकली आपके 2 व्हीलर्स निर्माता हैं। तो इन्होंने जो कि आपके बेंगलुरु में स्थित हैं। ओला इलेक्ट्रिक कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित हैं। ठीक है, सो इन्होंने जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल है NMC2170, इसको पेश किया है। ठीक है, सो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स आज का समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जो है पूछेंगे मेरे से, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। सो प्लीज़ आप लोग कोई भी डाउट ना रखें, अपनी स्टडी को करते रहिए, नेगेटिव मत होइए वैकेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर कि कब वैकेंसी आएगी, हम क्यों पढ़ें जब वैकेंसी ही नहीं है। अगर ऐसे भाव रखोगे ना तो जो स्टूडेंट्स क्लियर करके भी बैठे हुए हैं या फिर उनका किसी वजह से मेरिट कम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्हीं लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। यदि आपको अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है आपने, देन उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए। अगर आप स्टडी करते हैं रेगुलरली, देन आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए कि ये नैनश्री मैम ने बोला था कि अगर मैं रेगुलरली अपनी स्टडी को टाइम दूंगा या दूंगी तो मैं एक दिन ज़रूर बहुत अच्छी जॉब पाऊंगी, एक दिन बहुत अच्छे पद पर होंगी। सो आई थिंक इतना आज के लिए इनफ है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए नैनश्री क्लासेस पर, एंड वीडियो को शेयर कर दिया करिए आप लोग। और वंदना मैम तो काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि आप लोग शेयर करिए, सो आप लोग शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।